आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिनको आप सुनना बहुत पसंद करते हैं। एक बार फिर से राजू पार्लेकर जी मेरे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आज हम और राजू जी बात करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हर कुछ दिन के बाद निकल पड़ते हैं किसी न किसी विदेश यात्रा पर, और अभी वो सेशल्स की यात्रा पर हैं। वहां पर उन्हें एक इस तरह का ऑनर दिया गया है, किस तरह का अवार्ड दिया गया है जो पहले कभी किसी को नहीं दिया गया, और हो सकता है कि उनके बाद भी कभी किसी को ना दिया जाए। लेकिन आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। चर्चा इसलिए हो रही है कि जो उन्हें अवार्ड मिला है, जो उनको जारी किया गया है सेशल्स रिपब्लिक की तरफ से, वो आप जरा देख लीजिए। ये अवार्ड है, ये मोहम्मद जुबैर जो हैं उन्होंने ये आप देख लीजिए, उनका ये ट्वीट है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इट्स OPVS एंड नॉट OPUS। तो ये पहली आप देखें एक गलती, जो अवार्ड दिया गया है, जो सर्टिफिकेट है उसमें है। दूसरा है इट्स रिपब्लिक, REPUBLIC, और रिपब्लिक की जो मोदी जी को दिया गया है उसमें क्या है, उसमें डबल बी लिखा हुआ है। सेशल्स यानी कि जिस कंट्री से मिला है उनको ये अवार्ड, उस कंट्री की स्पेलिंग ही गलत है। और ये उनको जो टाइटल मिला है वो है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन बाय सेशल्स फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो ये मोदी जी को ये मिला है। और आप ये देखिए कि इस पूरे ये जो जो उनको अवार्ड मिला है, उस अवार्ड में ही एक नहीं बल्कि तीन तीन गलतियां हैं। हटा लीजिए यशी, तो आप सोचिए कि किस तरह से, किस जल्दबाजी, किस हड़बड़ी में, और किस तरह से ये सर्टिफिकेट जो है या फिर ये टाइटल जो मोदी जी को दिया गया है वो तैयार किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा जब इजराइल की यात्रा पर वो गए थे, तब भी इसी तरह कोई उनको अवार्ड मिला था। तब भी ये क्लेम किया गया था कि ना उससे पहले कभी किसी को मिला, ना हो सकता है उसके बाद कभी किसी को मिले। इसके अलावा भी एक दो इस तरह के अवार्ड्स मोदी जी को मिले हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। अब ऐसा लगता है कि विदेश नीति का मतलब सिर्फ दो रह गया है, झप्पियां पाए वो, यानी कि गले पड़ जाएं, हा 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 करें पूरे उस कॉन्फ्रेंस में जहां कहीं भी वो जाते हैं, और इस तरह का कोई ना कोई उनको अवार्ड, कोई ना कोई टाइटल, उनको कोई ना कोई तमगा उनको थमा दिया जाए ताकि जी मोदी जी जो है वो खुश हो जाएं, वहां पर नाच गाने का आनंद लें, ANI उनका वीडियो डाले म्यूट करके, और जो पूरा गोदी मीडिया है वो पैरों में पड़ जाए कि देखिए वाह भाई वाह, मोदी जी ने देखिए क्या कमाल कर दिया। 56 इंच की छाती, और उसके साथ साथ कि ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ न कभी होगा, क्योंकि सारा मुकाबला किससे है? नेहरू से है सारा मुकाबला। कैसे है सारा मुकाबला? इंदिरा गांधी से है सारा मुकाबला। और अब आप ये देखिए कि कैसे विदेशों में भद्द पिटवाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम अब बात करेंगे आगे, कि कैसे घोटालों से लेकर तमाम चीजें जो हमारे सामने निकल कर आ रही हैं उस पर बिल्कुल खामोश हैं। ऐसा लग रहा है कि लब किसी ने उनके सी दिए हैं, लेकिन विदेशों में जाकर वो नाच गाने का आनंद उठा रहे हैं और इस तरह के टाइटल्स लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पूरा देश ये पूछ रहा है। और एक और बात, कुछ लोगों ने AI से इसके बारे में पूछा भी है, तो AI भी डाउटफुल है इसको लेकर, क्योंकि साफ तौर पर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कहीं AI से जनरेट तो नहीं करा लिया गया है। और इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस वगैरह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। वो कह रही है कि 1.30 यानी कि 1,30,000 का तकरीबन का वो देश है जहां पर मोदी जी गए हैं, सोचिए। और ना जाने क्या इस टाइटल के एवज में वो साइन करके आए होंगे, क्या देकर आए होंगे, इसका भी खुलासा जो है वो किया है सुप्रिया श्रीनेत ने। राजू जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जब आपने ये सर्टिफिकेट देखा, ये टाइटल देखा, तो आपके जहन में क्या आया सबसे पहले? और ये जो तीन गलतियां हैं, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये मजाक नहीं है तो क्या है? क्या ही बोले हम तो MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस से देख रहे हैं सर्टिफिकेट की मजे। अब ये कॉमन हो गया है, वो वही फैक्ट्री है और जिसको प्रदान किया जा रहा है वो भी व्यक्ति वही है। अब 12 साल से हम ऐसे ही सर्टिफिकेट देखते आए रहे। अब इनके कैबिनेट में भी जो लोग हैं उनको भी जो सर्टिफिकेट, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिले वो भी ऐसे हैं, जबकि मुख्यमंत्री हैं कहीं उनके भी सर्टिफिकेट ऐसे ही हैं, आपको तो मालूम है। इनकी डिग्रियां भी ऐसी है। लेकिन इस सेशल्स वाला मामले में एक तो वो
लोगों को बताना जरूरी है कि वो जो सिंबल है उसमें ओपीवीएस क्यों चाहिए, ओपीयूएस क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ओपीवीएस एक लैटिन शब्द यूज करते हैं ऐसे मौकों पर, जैसे कि जैसे कि सत्यमेव जयते हम कहेंगे तो सात्यमेव जयाते, ऐसा कुछ लिखा तो कितना अपमान होगा उस हमारे अतिथि का। तो ऐसा नहीं लिखते यार, एपी ओपीवीएस ही होना चाहिए। फिर रिपब्लिक में बी डबल है और सेशल्स में एल सिंगल है जो डबल होना चाहिए। तो कुल मिला के अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जो यूपीएससी पास होकर आईएफएस अफसर जो संघी, अंदर से संघी है, खाकी है, वो आईएफएस होकर वहाँ एम्बेसीज में बिठाए गए हैं अब सारी दुनिया में। उनका काम ही यही है। एक तो महाराजा आ जाएंगे तो ना, आपने एक बात बोली नहीं, वहां जाने के बाद नाच गाने का प्रबंध ठीक से हो, साहेब आ रहे हैं तो नाच वाच हो जाए। जयपुर से यहीं से जाते हैं सारे नर्तक, नर्तिकाएं, सॉरी नर्तक मैं गलत बोला। तो वो देखिए, गलतियां देखने के बाद आप खुद भी गलती करने लगता है इंसान। तो नर्तिकाओं का एक नर्तन हो, फिर बस एक फूल नहीं देते हाथ में ताकि मुगल सम्राट लगे, तो वो सब हो जाए। फिर एम्बेसी का काम क्या है कि यजमान देश है उनको बता दे कि नहीं, अवार्ड सर्टिफिकेट सब इंतजाम किया है ना। तो अगर उनके पास इंतजाम ना हो तो मुझे अब लगने लगा है कि खुद ही अपनी एम्बेसी जल्दबाजी में बना कर दे देती है और बोलती है कि वो उन्हें देना है, बस वो खुश हो जाएंगे। तो ये गलतियां हिंदुस्तानी लगती है मुझे ज्यादातर, क्योंकि लैटिन का ज्ञान वो आईएफएस अफसर जो हैं, जो संघी हैं, उनको थोड़ा कम होगा। ऑब्वियसली वो ओरिजिनल अंग्रेजी रेन एंड मार्टिन का ग्रामर वगैरह पढ़ा नहीं होगा, तो उनको मालूम नहीं होगा, तो ये ऐसी गलतियां तो हो ही जाएगी। अब सेशल्स की क्या ही बताएं हम खूबियां। मैं तो उस कछुए के बारे में डर रह गया था। कल कछुआ एक कोई खा रहा था, बहुत बहुत पुराना कछुआ है, मैंने सुना, बूढ़ा है वो, मजे ले रहा है पब्लिक मनी पे सेशल्स के। तो वो कछुआ कहीं वंतारा में नहीं आया हो अब आज के दिन, कल का आखिरी दिन ना ही ना था सेशल्स में उसका। तो 1,30,000 उनकी आबादी है, लेकिन सेशल्स की एक खासियत है, मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो व्हाइट लॉन्डर किए हुए पैसे हैं, तो टैक्स हेवन करके उसको ट्रांसफर करने में के लिए सेशल्स को जाना जाता है। बहुत अमीर लोगों के लिए बहुत प्यारा देश है वो। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो राजा जी गए थे वहां पर, उनका कौन सा मित्र है और कौन से मित्र है जिनका सेशल से संबंध आना स्वाभाविक है, ये भी तो आप जानती है। ये पहली बार नहीं, अपनी पूरी 12 साल की जो वोट चोरी के माध्यम से जो उन्होंने कुर्सी पाई है, उसमें 2 बार सेशल्स गए हैं, ये दूसरी बार है। सेशल ऐसा देश तो है नहीं कि भारत जितने बड़े देश का प्रधानमंत्री अपनी पूरी टेन्योर में 2 बार जाए। एक बार भी नहीं जाना, जाना तो कोई खास जरूरी नहीं है, बुलाया जा सकता है, इतना ये लेवल है इसका। बाकी तो 10-12 दिन में जो नए एग्रीमेंट होंगे उस पे आपको तो पता चल जाएगा किसकी कंपनी के साथ कौन सा एग्रीमेंट, और वो कंपनी भी आपको अब ऐसे नहीं है कि मालूम नहीं है कौन सी कंपनी करेगी। तो लेकिन मैं एक मानता हूँ कि सेशल्स का जल जंगल जमीन थोड़ा खतरे में हो है, और इस डर से भी वो लोग गलती कर चुके होंगे, हाथ थरथराता है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, तो वैसे हुआ होगा। तो ये सारी चीजें देखकर आपने जो जिक्र किया नेहरू जी का, इंदिरा जी का, क्यों बेचारों को उनके मृत्यु पर के उपरांत उनकी महानता और उनकी सादगी और उनका जो जीवन है उसको इनके साथ याद किया जाए। उनका और इनका कोई रिश्ता नहीं है। एक बात तो पक्की है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उसके बाद कई प्रधानमंत्री हुए, अटल जी हुए, नरसिंह राव जी हुए, चंद्रशेखर हुए, अब मनमोहन हुए। इन सारे प्रधानमंत्रियों में एक बात तो थी, कई चीजें उनमें गलत होगी, सही होगी, भ्रष्टाचारियों का उनको भी साथ था कई लोगों को, लेकिन एक बात थी कि वो सारे के सारे 100% 24 कैरेट देशभक्त थे।
और मोदी जी के बारे में 100% 24 कैरेट मैं ये कह सकता हूँ कि वो देशभक्त नहीं है। वो देश हित के लिए जो भी चीज करनी पड़ती है उसे विदेश जाकर कुर्बान करके आते हैं। मैं लिस्ट फहरिस्त दे सकता हूँ। तो उनके साथ यानी इंदिरा और नेहरू की बात नहीं कर रहा हूँ, राजीव जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी प्रधानमंत्रियों के साथ भी इनका नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इनका आकलन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। जैसे इनके अवार्ड होते हैं, इनके पहले वो अवार्ड किसी को नहीं मिलते, इनके बाद में इस किसी को अवार्ड नहीं मिलते। जबकि 80s में माइक्रोसॉफ्ट का वो जो फॉन्ट ही नहीं आया था, कब इनको डिग्री मिली थी जो माइक्रोसॉफ्ट में मिली, माइक्रोसॉफ्ट के फॉन्ट पे मिली। तो उनकी डिग्री का आकलन इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, ना पहले किसी को मिली ना बाद में किसी को मिली। उस जमाने में डिग्रियां जो थी वो हाथ से लिख के देते थे। मेरी तो 90s वाली है, फिर भी मेरी हाथ से लिखी हुई है, उसके ऊपर सब बीच का जो नाम वगैरह सब हाथ से लिखा हुआ है और फॉन्ट भी माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। खैर, अब कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि उनको दुनिया के महानतम अवार्ड विद स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मिलते हैं ताकि उनके लिए वो अलग से याद किए जाए। तो उनमें से ये हैं। अब भक्तों के लिए और गोदी मीडिया के लिए कहने के लिए एक बात मैं बोल देता हूँ ताकि उनको खुशी हो सकती है कि ये जो नर्तन गायन। आपकी आवाज वापस आ रही है। मेरी आवाज आ रही है वापस? अब जी आ रही है? शायद नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है। जी। नहीं, कई बार मैं आकाशवाणी जैसी बात करना चाहता हूँ तो वैसा मैंने इफेक्ट अपने आप को जी। वो जो है ना कृष्ण की जन्म के टाइम वगैरह हुआ था वैसे। जी। तो ऐसे ही बड़े शख्स के बारे में बात करते वक्त मेरी आकाशवाणी हो या ऐसा मुझे बताया गया है एम्बेसी से। बोला आपको पासपोर्ट अगर रिन्यू करना है तो ये सब जरूरी है। मैंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि टेलीग्राफ के एडिटर है, उनका पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं हो रहा है, उनकी लिस्ट में नाम भी नहीं है। तो मुझे अपना सिटीजनशिप रखने के लिए मुझे ये सब चीजें करनी पड़ती है बुशरा जी। तो ये सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये अदर बताइए, आप ये कह रहे हैं राजू जी कि मोदी जी जो है वो देशभक्त नहीं है, उनकी तो इंटायर जो उनकी पॉलिटिक्स है वो तो सब इसी पर ही है कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, और उन्होंने देश के खातिर न जाने क्या क्या किया है। देश के खातिर अपने परिवार को उन्होंने त्याग दिया, देश के खातिर उन्होंने क्या, और सारी दुनिया, सारे देश के तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को, सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट, और पाकिस्तानी और खालिस्तानी का ये सब बीजेपी बांटती रहती है। तो आप तो उसी पे ही सबसे बड़ा सवाल कर रहे हैं। अभी हम राम मंदिर की में हुई चोरी की बात कर रहे हैं और वो बीजेपी और आरएसएस सबका नाम उसमें आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये कह दिया जाएगा कि भाई दो चीजें, एक देशभक्त दूसरा राम भक्त, ये तो दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं फिर। देशभक्त की एक साधारण सी एक व्याख्या है मेरे दिमाग में। आप हम देशभक्त अगर हैं, अब हम इंसान हैं, अगर हम रोज उठ के सुबह से शाम तक ये तो लिखते और बोलते नहीं है ना कि मैं इंसान हूँ, बुशरा जी मैं इंसान हूँ, बुशरा जी मैं एक पक्का इंसान हूँ, बुशरा जी मैं इंसान हूँ, ये बोलता हूँ क्या? नहीं ना। तो मैं इंसान हूँ ना। लेकिन आप मानती है कि नहीं? देशभक्त का भी ऐसा ही होता है। जो होता है उसे बोलना नहीं पड़ता, उसके कृति से पता चलता है वो इंसान है। हम दो पैरों पे चलते हैं। हम अपने जो मन में जो सारे विकार है उसको विवेक से बांध के रखते हैं, जानवर जैसे प्रकट नहीं करते फौरन। तो हम इंसान इसीलिए है। वैसे ही देशभक्त का होता है। देशभक्त होना कोई सुबह शाम बोलना या थिएटर में पहले अपनी ये गीत जो गाना, हमारे राष्ट्रगीत गाना, राष्ट्रगान गाना, वो नहीं है देशभक्ति। देशभक्ति जो काम आपको सौंपा गया है, जिसमें लोगों का, देश के लोगों का, देश के जमीन का, देश के जंगल का रक्षा हो, देश के लोगों की हित हो, वो सब आप करते रहे निरंतर। और आपका हर कदम, हर कोशिश इसीलिए रहे। अगर आप इसरो से लेके, भाभा एटॉमिक रिसर्च से लेके, आपके न्यूक्लियर पावर से लेके, एयरपोर्ट से लेके, पोर्ट से लेके, सब अगर किसी एक व्यक्ति के या दो व्यक्ति के या चार व्यक्ति के हाथों में बेच रहे हो देश की संपत्ति, आपने देश से लिया हुआ अपने प्रधानमंत्री पद के नाम पर पीएम केयर को आपने छुपा दिया हो धन को, तो आप क्यों ही देशभक्त कहलाओगे? ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता था।
मैंने नहीं देखा है। मैंने देखिए ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बीच का एक दौर था जब कुछ दिनों की, कुछ महीनों के लिए, पूरे 5 साल पूरे नहीं कर देते प्रधानमंत्री। कई प्रधानमंत्री ऐसे जो 5 साल पूरे नहीं कर पाए, कुछ महीनों में ही चले गए। लेकिन उनके घर भी मैं गया हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, एक मजेदार बात बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा इस बात से। हमारे एक दोस्त है, वो बालिया से आते हैं। बालिया, जो जहां से चंद्रशेखर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, जो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, वो मेरा दोस्त था। वो बालिया से था, तो वहां पर वो स्ट्रगल कर रहा था। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उनको मिलने में गया था, तो बीएचयू में हम लोग रात भर बात किए। बोले उनको क्या कुछ बोलते थे, बाबूजी या ऐसा कुछ बोलते थे चंद्रशेखर साहब को। तो वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मिलने के लिए हम कल जा रहे हैं। मैं बोला यार प्रधानमंत्री है वो, मिलने कैसे जाओगे? बोले जाएंगे। तो वो एक आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश का खासियत है, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री वहीं से आए थे। तो आजकल जैसे गुजराती जहां जाते हैं गरबा करते हैं ना, वैसे तो एक यूपी वालों को एक आत्मविश्वास होता था। आपको भी हुआ होगा तब, लेकिन आप छोटी थी, आपको नहीं मालूम था वो क्या जमाना था। मैं भी छोटा था, लेकिन कॉलेज में थे हम, गए वो गए उधर हम लोग। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ देशभक्ति की। देशभक्ति क्या होती है मैं अलग से बताता हूँ। तो एक मिले, चंद्रशेखर जी मिले और उन्होंने पूछा हालचाल। उनके सेक्रेटरी आए, ये सब हुआ, अंदर गए। चंद्रशेखर जी मिले, बोले बालिया से हो? उनको क्या फैमिली हिस्ट्री सब मालूम होती थी। तो वो पूछे वहां से हो क्या? अरे पापा तो तुम्हारे बाबूजी से हमारा रिश्ता है, ये वो सब बोले, बातें हुई। मेन बात तो यह कि थोड़ा टाइम था उनके पास, चंद्रशेखर जी के पास। उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग थी, और वो ऐसे किसी सीक्रेट कोई बात नहीं थी। एक इशू बड़ा देश में चल रहा था, उसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग थी। तो वो क्या बोले होंगे मालूम है आपको? आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा आज की तारीख में। चंद्रशेखर जी बोले आप लोग आए हो, दोनों दो ही हो? हाँ। तो मेरे बारे में डिटेल्स पूछा, कहाँ से हो, क्या? अच्छा महाराष्ट्र। बोले तो अच्छा पवार साहब के राज्य से, ऐसा बोले। और फिर बोले ऐसा करो, आप लोग दोनों बैठ जाओ पीछे। तो मैं बोला क्या? मैं इसको बोला मेरे दोस्त को, कहाँ पीछे? तो बोले वो मीटिंग है, अभी मीटिंग के पीछे बैठ जाइए। तो हम लोग कतरा है ना, इतने बड़ी प्रधानमंत्री, एक तो प्रधानमंत्री का कार्यालय में मैंने भी पहली बार देखा, उसने भी शायद पहली बार देखा, और ऊपर से प्रधानमंत्री खुद। और ऊपर से ये बात उसको तो ठीक लगा, क्योंकि वो गांव का था उनके, और उनको बहुत बचपन से देखता होगा। मैं तो पहली बार देखा, नाम तो बहुत सुना था उनकी। बाद में आत्मकथा वगैरह, जेल के डायरी वगैरह मैंने पढ़ी थी। तो मैं वहां गया, तो हम लोग बहुत शर्माए और हम सिकुड़ के बैठ गए वहां पर। सब हो गया, वो मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक स्वर्ग में बिठाया गया है, तो अब क्या ही होगा करके हम, और क्या बातें हो रही है तो समझने का उम्र भी नहीं थी और लायकी भी नहीं थी। बाहर आए तो चंद्रशेखर जी बोले कि कुछ समझ में आए आपको? तो मैंने तो कुछ बोला नहीं। मेरे दोस्त ने बोला सर आपकी कृपा है, ऐसा कुछ बोला, ऐसी कुछ बोला। देखो मैंने बोला, उन्होंने क्या बोला मालूम है? जानबूझ के मैंने आपको बिठाया, क्योंकि देखिए हमारे बाद आप ही लोगों को संभालना है ये सब। यही तो विरासत होती है एक डेमोक्रेसी की, ऐसा उनकी उनकी भाषा थी। इसको देशभक्त कहते हैं। ऐसे कुल मिला के सारे प्रधानमंत्री ऐसे ही थे। राजीव जी ड्राइव करके खुद जाते थे, लोगों में मिलते थे। अब नेहरू का तो आपको मालूम है, इंदिरा जी ने तो बलिदान दिया, तब तक आपको सारी हिस्ट्री मालूम है। ये कोई प्रधानमंत्री है? ये तो चुनाव आयोग के प्रधानमंत्री है, और इजराइल की आशीर्वाद से बने। और वो पोस्टर लगाते ना, इजराइल की प्रेरणा से, चुनाव आयोग के आशीर्वाद से, ऐसा ऐसी ऐसे उनके ऊपर। तो इनके लिए ये सर्टिफिकेट ये मायने रखता है, और देशभक्ति के दिन भर के भाषण और गान। इसकी वजह यह है क्योंकि असल में अंदर कुछ नहीं है। इनकी पूरी पार्टी आरएसएस संगठन और बीजेपी में कोई देशभक्त नहीं है। अगर देशभक्त होते तो हमारे 6 जो जवान मरे ऑपरेशन सिंदूर में, उनकी जो बात थी वो छुपाते नहीं इतने महीनों तक। किसी राज्य के या देश के किसी भी सरकार ने कभी ऐसा छुपाया सैनिकों वो के भी मृत्यु? झूठ बोलकर, वो भी झूठ बोलकर। वो तो रक्षा मंत्री झूठ बोले। लेकिन यानी मैं आपको बताता हूँ, इनकी सारी की सारी जो आरएसएस की फौज बीजेपी में आई और राज कर रही है झूठा, यानी लोगों के मतों के यानी छीन कर,
वो देशभक्त है ही नहीं, इसलिए इनको ये सब कर सकते हैं। अरे आप एक जवान सेना का मरता है ना, तो मैं अब कहाँ का मेरा तो यूनिफॉर्म सर्विस पे ज्यादा विश्वास रहता नहीं है, ना पुलिस हो कोई एनफोर्समेंट एजेंसी यूनिफॉर्म। मैं एक सिविलियन बातों पे ज्यादा विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, डेमोक्रेसी लिबर्टी पे। लेकिन फिर भी एक जवान अगर देश का मरता है तो दिल में उदासी सी छा जाती है, और वो बात मैं अपने मन में नहीं रख सकता अगर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट ना हो तो। ये इतने और अब संसद के सामने झूठ बोल ही नहीं सकते। जबकि हमारी हार हो रही थी तब भी मध्य रात्रि को नेहरू ने चीन के बारे में जो युद्ध हो रहा है उसमें हार हो रही है, वो दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाया है, और वो भी जवान वाजपेयी के कहने पर, आग्रह पर, और अपनी हार अपनी उदासी सारी शेयर की और गालियां भी खाई। इसको देशभक्ति कहते हैं। जो जवान मरे उनका आपने बताया नहीं, और किसान मरे तब आपने कहा मेरे मेरे लिए मरे क्या? तो कौन से देशभक्त है ये? मुझसे देखिए, आप, मुझे मालूम है बुशरा जी मुझे उकसा कर बुलवाती है मुझसे। मेरा आरोप है आपसे कि मैं जितना राजा बाबू पे चुप रहना चाहता हूँ आप बुलवाती है। लेकिन लेकिन राजू जी, सवाल फिर ये हो रहा है कि जो मैंने पहले भी कहा कि राम मंदिर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखिए घोटाले से लेकर सब कुछ जो किस तरह से हो रहा था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, अभी तो बहुत सतही बातें जो हैं वो पता चली हैं। अभी तो और ज्यादा अगर पता चल पाई, सरकार में ये भी तो है कि घोटाले होते हैं लेकिन बस उस पर किस तरह से पर्दा डाल दिया जाता है। यही अगर यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो अब तक न जाने क्या क्या हो चुका होता। एक तरफ ये हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 6 जवान जो शहीद हुए, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी कि उनका बेटा चला गया और उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। और पार्लियामेंट में सीना ठोक के ये बोला जा रहा है कि ये पूछिए कि कोई हमारा जवान शहीद हुआ कि नहीं हुआ, इसका जवाब है नहीं। और फिर उसके बाद इतने दिनों के बाद हमें पता चलता है कि 6 जवान हमारे शहीद हुए, यानी कि जो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर तमाम लोग जो दावे कर रहे थे वो सही साबित हुए। और उसके मैं साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पेपर लीक से लेकर तमाम चीजें, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये तमाम चीजें देश को कहां लेकर जा रही हैं। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि 1 साल में सरकार बदलेगी, बदलने जा रही है, क्या उस तरफ कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं, या ये सब हम होता हुआ देखेंगे, तमाशा हमारी आंखों के सामने होता रहेगा और हम बस बात करके रह जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि एक भी जवान मरा नहीं, ऐसे 6, या हमें मालूम नहीं, अब 6 डिक्लेयर हुए हैं, अब इन पे जी। कौन ही भरोसा रखेगा। तो हम्म। जो जवानों की लाशों पर आप जितना झूठ बोल सकते हो, देखिए मैं रक्षा मंत्री होता तो मुझे अगर बाध्य किया जाता है ऐसा करने के लिए तो मैं एक चिट्ठी लिखकर खुदकुशी कर लेता। इतना तो आत्मसम्मान होना चाहिए इंसान में। राजनाथ सिंह में उतना भी आत्मसम्मान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जवानी में ही आरएसएस की चड्डी पहन ली। क्योंकि अगर आप संसद में बोल रहे हो और जवानों के बारे में बोल रहे हो, तो आप अपनी सारी प्रतिष्ठा, आपका जीवन और आपकी जिंदगी सब भी कुछ दांव पे लगाकर बोलना चाहिए आपको। अगर आपको ये हो नहीं रहा है और आपको बाध्य किया जा रहा है, या कुछ चीजें हैं कि आपका बेटा आगे जाकर परिवार को तकलीफ पहुंचाएंगे, जैसे कि गिरोह में होता है, ये जो गिरोह है ना, ये जो चला रहे 4 लोग, वो गिरोह चला रहे, तो ऐसा होता है तो मैं खुदकुशी कर लेता, या मुझे कहता मुझे मार डालो, जैसे लोया, जस्टिस लोया ने कहा। उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर लिया और मौत को स्वीकार किया, यही ना। लेकिन वो उसे देशभक्ति कहते हैं। लोया ने जिंदगी में, अपने जीवन में, जस्टिस लोया ने देशभक्ति नाम का शब्द कभी लिखा नहीं, लेकिन वो सबसे देशभक्त है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4, उसके बाद आपने देखे कितने देशभक्ति के गुणगान उन्होंने गाए। लेकिन देश का डेमोक्रेसी, देश के इंस्टीट्यूशन, खुद जुडिशियरी, और जो अपनी शपथ जो है संविधान की, उसको कालिक पोती। तो आप बोलिए, देशभक्ति के गान गाने वाले, देशभक्ति शब्द इस्तेमाल करने वाले, और बिना ऐसे कुछ किए इस दुनिया से विदा होने वाले लोगों में कौन ज्यादा देशभक्त है? वो 6 लोग जो जवान मरे, वो कभी देशभक्ति नाम से उन्होंने ना किताब लिखी, ना सेशल्स में जाके देशभक्ति पे भाषण दिए, ना संसद में आके बोले। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, और उनके परिवार ने मुंह भी बंद रखा, इनकी झूठ चल चल रहा है तब तक।
इससे ज्यादा देशभक्ति क्या हो सकती है? ये जरा ज्यादा ही देशभक्ति होगी। तो ये समझिए कि राम मंदिर को तो आप छोड़ ही दीजिए। पहले दिन से मेरा ये कहना है, आरएसएस के लिए, बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, भाजपा के लिए, मोदी शाह और उनके 2 क्रोनी साथियों के लिए राम पैसा और सत्ता का जरिया है। अब मैंने सुना है सुनील शेट्टी जी के जो कोई छोटी बच्चा है, अब उसका कोई नवासी है आई थिंक उनकी। हाँ, वो उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनील शेट्टी उनके नाम पर चेप रहे हैं कि वो लड्डू खिलाते हैं मोदी जी को, क्योंकि उनको सरयू के किराने 5 स्टार होटल बनाना है, ऐसा छप के आया है। वो मैंने ट्विटर पे देखा, मैंने वो रिट्वीट भी किया है। अगर ऐसा सच है या फिर उनके बिजनेस, तो ये और कई स्टार्स हैं हिंदुस्तान के चित्रपट उद्योग में जो अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं और चाटुकारिता कर रहे हैं। और चंपत राय और इवन ज्ञानेश कुमार जो उस राम मंदिर पे थे, उनकी भी हिम्मत थोड़ी है अकेले खाने की। ये राम मंदिर की पहली ईंट, पहला बलि से लेकर आज तक राम मंदिर के नाम पर करीब करीब 10,000 करोड़ की, करीब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सोचने में 10,000 करोड़ से ज्यादा सोच नहीं सकता। अक्सर मेरा अनुमान गलत निकलता है, 10 गुना ज्यादा होता है, यानी 1 लाख करोड़ समझिए। इन्होंने सिर्फ लोगों के माध्यम से एक छापा है, फिर जमीन और अलग कॉन्ट्रैक्ट्स जो गुजरातियों को मिले वहां के, वो सारे अलग है। आपको मैं बात बताता हूँ, बृजभूषण सिंह जैसे दबंग और बाहुबली सांसद, जब उनको पूछा गया कि क्या राम मंदिर में जो घोटाला हुआ, अरे बोले मुझसे मत बुलाओ। अब बृजभूषण सिंह बोल रहे हैं, आप समझिए, जिन्होंने विनेश फोगाट, जिनकी वजह से विनेश फोगाट का जीता हुआ मेडल छीना गया ओलंपिक में, इतने दबंग और बाहुबली है वो और उनकी पहुंच। तो बोले मुझसे मत बुलवाओ, वो बड़े लोग हैं और उनका नाम लूंगा तो मेरे लिए परेशानियां होगी। तो उनसे बड़े लोग तो 2 ही बचते हैं, शाह और मोदी। तो एचएमओ और पीएमओ को जानकारी मिले बिना राम मंदिर और उनके परिसर, अयोध्या के परिसर में लूट क्या मुमकिन है? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो यूपी वाले को नहीं मिले, गुजरातियों को मिले। क्या ये चंपत राय का काम है? चंपत राय के चरित्र के बारे में कई लोग बोल रहे हैं कि वो समलैंगिक, ये वो सब बोल रहे हैं। मुझे उससे चरित्र से क्या लेना, और क्या ही गलत है? किसी को म्यूचुअल कंसेंट से किसी भी तरह के सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैं समर्थक हूँ हर चीज का जो इमोरल ना हो और हिंसा के बल पे ना की हो। वो, अब इसका क्या संबंध उससे? जैसे आपने एक झूठी सीढ़ी निकालकर संजय जोशी को बाहर कर दिया राजनीति और आरएसएस के शीर्ष से, वैसे ही चंपत राय का नाम आप वो उसमें डाल रहे हो जो समझ, तो वो है, अगर है तो क्या उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन का उसको हक नहीं है? तो बात ये है कि ये लोग छोटे लोग हैं, ये छोटे प्यादे हैं, उनके पास होंगे 200 करोड़ रुपया कमाए होंगे उन्होंने, लेकिन 100-200 करोड़ तब कमा सके वो जब 1,00,000-2 लाख करोड़ ऊपर दे सके वो। तो राम, मूल बात यह है कि राम इन लोगों के श्रद्धा, आस्था या भगवान या अवतार का विषय ही नहीं है। आपको मैं चैलेंज करता, आपको यानी उनको चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से, तुलसी रामायण के 10 श्लोक, रैंडम श्लोक कोई भी कंठस्थ हो तो इनमें से कोई भी बताएं। नहीं बता पाएंगे बीजेपी का कोई। अरे बीजेपी के किसी को जनगणमन नहीं आता, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम में दूर की बात है क्योंकि बहुत कठिन है वो। और वो जितना टैगोर ने उसको माइनस किया था वो करके भी उनको नहीं आएगा। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग अय्याशी भक्त है, अपॉर्चुनिस्ट है। और इन लोगों ने हमें इजराइल का गुलाम बनाया और अमेरिका को हमारा बॉस बनाया। ये विदेशी ताकतों के एजेंट है और राम उनके लिए लोगों को, बहुजनों को, आदिवासियों को पूरी तरह से गुमराह करने के लिए, उनके आंखों में धूल झोंकने के का जरिया है। अरे राम बेसिकली, खुद राम को इन्होंने छोड़ा नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ,
राम खुद सत्ता त्याग का प्रतीक है। अगर राम का चरित्र आपको आकलन हुआ है या राम को आप मानते हो, तो राम मंदिर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार या सैनिकों का मृत्यु की खबर आप झूठी बोलते हो, तो आपको इमीडिएटली रिजिग्नेशन देना चाहिए, इस्तीफा प्रधानमंत्री को देके जाना चाहिए। और ये छुटपुट झूठे संगठन इन्होंने बनाए हुए क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? इस्तीफा को तो प्रधानमंत्री का होना चाहिए। ये सरनेम प्रधान है, लेकिन कभी भी जब इतनी बड़े हादसे, इतने बड़े भ्रष्टाचार, इतने बड़ा देशद्रोह हो रहा है, तो प्रधान का थोड़ी इस्तीफा मांगते हैं, राजा का मांगते हैं। तो राजा का जो नहीं मांग रहे हैं और प्रधान पे छोड़ रहे हैं, वो लोग भी देशद्रोहियों को शामिल है वो संगठन भी। आप याद रखिएगा कि वो भी इनके टीम में खेल रहे हैं, बस विपक्षियों की जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप बिल्कुल इस बात को चिपके रहिए। बिल्कुल, आप इम्पोर्टेंट बात ज़ाहिर सी बात है कह रहे हैं, और ये साफ तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल कर भी आ रही हैं, और ये कई तरह के सवाल भी पैदा कर रही हैं। और ये कि 2-2 बार सेशंस जो है चले गए, जिस तरह से आपने भी बताया, लेकिन ईरान से उन इन्विटेशन आया हुआ है उनके पास कि जो आखिरी यात्रा है उसमें शामिल हों। क्या मोदी जी उसमें शामिल होंगे? इसको लेके बड़ा सवाल है कि क्या इज़राइल और अमेरिका उनको परमिशन देगा कि वो उसमें शामिल होंगे? तो ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए कार्यक्रम को मुझे यहाँ पर समाप्त करना होगा। राजू जी, बहुत-बहुत जी, प्लीज प्लीज प्लीज। बस मुझे इतना कहना है कि ईरान के इनविटेशन पे ये शामिल हो ना हो, मुझे यकीन है कि ये शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू को क्या मुंह दिखाएंगे और फिर एप्स्टीन फाइल का क्या करेंगे अगर वहां गए तो। ईरान ने ये इनविटेशन देके अच्छा ही किया, ताकि ये किसी और को भेजेंगे, राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। राष्ट्रपति जी जैसे है ही नहीं, वो बर्थडे को विश करने प्रधानमंत्री के यहाँ जाती है, अब क्या ही बोले। तो खैर, तो ये जो इनविटेशन है, इतना मैं बता सकता हूँ ईरान को, आपको और हमें क्यों नहीं बुला रहा है ईरान? हम जाने के लिए तैयार है, और वापस नहीं लिया तो हम उधर ही रहने के लिए भी तैयार है। इतना इतना हमें ईरान के प्रति स्नेह, आदर और फक्र है कि हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन बुला ही नहीं रहे हैं। और उसको जिनको बुला रहे हैं बुलाएंगे, लेकिन जाने का नहीं, ऐसा उनके कान में आवाजें आ रही है इजराइल से। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वही जो डायलॉग है कि उधर जाने का नहीं, वो बुलाने का, लेकिन जाने का नहीं। हमको बुला नहीं रहे, लेकिन हमको जाने का है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है, अपने उसी चित परिचित अंदाज में राजू जी। और बहुत-बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।